तो सेना मालवगढ़ की भूमि कभी रक्तरंजित युद्धों से सनी थी तो कभी संस्कृति और ज्ञान का केंद्र रही थी। यहाँ के राजा विक्रम को लोग केवल तलवार के लिए नहीं, उसकी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए भी पूजते थे। किंतु जो बात मालवगढ़ को अन्य राज्यों से अलग बनाती थी वो थी उसकी सेना, जो सिर्फ बल में नहीं बुद्धि में भी अद्वितीय थी। राजा विक्रम ने सेना बनाते समय शपथ ली थी, हमारी सेना की जीत तलवार की धार से नहीं, मस्तिष्क की धार से होगी। उनकी सेना में हर सैनिक केवल युद्ध में निपुण नहीं, किसी न किसी विशेष कला का माहिर था। कोई गुप्तचरी में निपुण था, कोई यंत्र बनाने में, कोई गणित का ज्ञानी था, तो कोई संकेतों की भाषा समझने में सक्षम। यही कारण था कि मालवगढ़ ने वर्षों तक अपने राज्य की सीमाओं को अजेय रखा था। राजा के दाहिने हाथ थे संग्राम सेनापति, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार से गिरा हुआ पत्ता भी दो भागों में बंट जाता था। लेकिन संग्राम की पहचान केवल तलवार से नहीं, उसकी रणनीति से थी। वो अपने हर सैनिक को शतरंज के मोहरों की तरह चलता और हर युद्ध को एक खेल की तरह जीतता। एक दिन सुबह दरबार में हाहाकार मच गया। एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, महाराज, उत्तर की सीमा पर एक अजनबी शिविर बना लिया गया है, वे युद्ध की तैयारी में है। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी चतुर सेना को बुलाया। वीरांगना वीरा, जो भेष बदलने में माहिर थी, ने तुरंत उत्तर सीमा की ओर यात्रा की। वहां पहुंचकर उसने देखा कि विदेशी सेना के सेनापति सलहादुर ने तंबू गाड़े हैं। वह अफगान पर्वतों से आया एक घातक योद्धा था जो अपने साथ सैकड़ों सैनिकों और नई तकनीकी हथियारों की जानकारी लाया था। वीरा ने एक घुमंतू बंजारे का रूप धारण किया और उनके शिविर में प्रवेश कर लिया। उसने देखा कि सलहादुर की योजना केवल युद्ध करने की नहीं थी, वह राज्य के अंदरूनी गद्दारों से मिलकर मालवगढ़ को भीतर से तोड़ना चाहता था। वीरा तुरंत लौटकर राजा विक्रम को खबर देने पहुंची। महाराज, वीरा बोली, दुश्मन बाहर नहीं, हमारे ही कुछ मंत्रियों के बीच बैठा है। सलहादुर ने विश्वासघातियों से हाथ मिला लिया है। राजा की आंखों में आग जल उठी, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया, बुद्धि का सहारा लिया। उन्होंने आदेश दिया, हमें शत्रु की चाल का उत्तर चाल से देना होगा। राजा ने गोविंद नामक संदेशवाहक और कवि को बुलाया। गोविंद अपनी कविताओं में गुप्त संकेत छिपाकर संदेश पहुंचाता था। उसने एक कविता रची, हिरण घास नहीं खाता, शेर जब चुप हो जाता है तब समझो जंगल में कुछ और चलता है। सत्ता की छाया में जो सांप पलता है, राजा उसे कविता में जलता है। यह कविता राज्य के हर कोने में भेजी गई। यह एक संकेत था सभी चतुर सैनिकों को सतर्क हो जाना था। ताराचंद, जो यांत्रिक उपकरणों में माहिर था, ने एक यंत्र तैयार किया, एक छोटा सा यंत्र जो रात में आवाज सुनते ही सैनिकों को सूचित करता था। राजा ने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ किले के अंदर जाल बिछा दिया। राजमाता गौरी ने राज्यसभा में एक आम भोज का आयोजन किया और सभी मंत्रियों को बुलाया। उसी भोज में वीरा एक दासी के भेष में बैठी थी, जबकि ताराचंद ने भोजन के पास एक यंत्र छुपाया था जिससे मंत्रीगण की बातचीत रिकॉर्ड हो सके। भोज के बाद वीरा और ताराचंद ने राजा को बताया कि 3 मंत्री राघव, चंद्रपाल और हेमदत्त गद्दार थे। वे सलहादुर से पत्रों के माध्यम से संपर्क में थे। राजा ने उस रात एक विशेष सभा बुलाई और तीनों मंत्रियों को आमंत्रित किया। हेमदत्त, चंद्रपाल, राघव, क्या तुम जानते हुए कि विश्वासघात का मूल्य क्या होता है? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। तीनों मंत्री हतप्रभ रह गए, लेकिन जब उनके पत्र दरबार में प्रस्तुत किए गए तब उनकी जुबान तालू से चिपक गई। राजा ने आदेश दिया कि उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए और उनका नाम इतिहास से मिटा दिया जाए। अब राजा विक्रम की दृष्टि सलहादुर की ओर थी। उत्तर की सीमाओं पर वह पूरी तैयारी में था, पर वो ये नहीं जानता था कि मालवगढ़ की सेना उसकी एक एक चाल का उत्तर तैयार कर चुकी है। राजा ने संग्राम सेनापति के नेतृत्व में 3 मोर्चे बनाए। दक्षिण से नकली सेना भेजी गई ताकि सलहादुर ध्यान बटाए। पूर्वी सीमा से गोविंद ने संदेशवाहकों को भेजा जिनमें भ्रम फैलाया गया कि मालवगढ़ की सेना कमजोर हो गई है। ताराचंद ने युद्ध में उपयोग के लिए धुआं उत्पन्न करने वाला यंत्र और आवाज फैलाने वाला घूर्णक बनाया जिससे दुश्मन भ्रम में पड़ जाए। रात के समय इन यंत्रों का उपयोग करके उन्होंने ऐसा दृश्य उत्पन्न किया मानो 10 गुना बड़ी सेना युद्ध के लिए आ रही हो। सलहादुर डर गया। उसने हमला करने की जगह बातचीत का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राजा विक्रम ने उसे साफ शब्दों में उत्तर दिया, जो तलवार लेकर आया है वह केवल मस्तिष्क से पराजित होगा। अंततः संग्राम सेनापति की योजना अनुसार एक सीमित युद्ध हुआ जिसमें चतुर सेना ने बिना एक भी सैनिक की जान गंवाए दुश्मन की सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। सलहादुर को बंदी बनाकर दरबार में लाया गया। राजा विक्रम ने उससे पूछा, क्या तुम समझ पाए कि हमने तुम्हें कैसे हराया? सलहादुर ने नजरें झुका लीं। तुम्हारी तलवार से नहीं, तुम्हारी बुद्धि से मैं हारा हूं। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, पर शर्त यह रखी कि वो अपने देश लौटकर वहां ये बताएगा कि भारत की भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं, ज्ञान भूमि है। मालवगढ़ में उत्सव मनाया गया। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को केवल इनाम नहीं, सम्मान दिया। राजमाता गौरी ने अंतिम सभा में कहा, राज्य की रक्षा केवल तलवार नहीं करती, उसका विवेक करता है, और इस विवेक की असली शक्ति है चतुर सेना।
राजा विक्रम ने अपने दरबार में एक नया प्रस्ताव रखा। अब समय आ गया है कि मालवगढ़ सिर्फ रक्षणात्मक नीति न अपनाए, बल्कि अपने ज्ञान और बुद्धि से पड़ोसी राज्यों को भी जागरूक करे। इसके लिए उन्होंने बुद्धिमंडल की स्थापना की। बुद्धिमंडल में राज्य के सभी चतुर सैनिकों और विद्वानों को शामिल किया गया। यह मंडल समस्याओं का हल युद्ध से नहीं, संवाद, युक्ति और नीति से निकालने में माहिर था। एक दिन एक संदेश आया। दक्षिण का शक्तिशाली राज्य कालधरा अपने पड़ोसी छोटे राज्यों को दबा रहा था। वो जबरन कर वसूल रहा था, किसानों की जमीन छीन ली जा रही थी। वहां के कुछ विद्वानों ने छिपकर राजा विक्रम से सहायता की विनती की। राजा विक्रम जानते थे कि सीधा युद्ध कालधरा के साथ टकराव बढ़ा सकता है। उन्होंने बुद्धिमंडल को ये संकट सौंपा। वीरा और गोविंद को भेजा गया कालधरा के राज्य में एक शिक्षिका और एक जादूगर के रूप में। उन्होंने गांव-गांव जाकर कालधरा के अत्याचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना शुरू किया। इधर ताराचंद ने एक नकली संदेश तैयार किया, जिसमें कालधरा का सेनापति खुद राजा के खिलाफ षड्यंत्र करता हुआ दिखाया गया। उस संदेश को बड़ी चतुराई से कालधरा के दरबार में पहुंचा दिया गया। संदेश पढ़ते ही कालधरा का राजा भ्रमित हो गया। उसे लगा उसका सेनापति सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है। राजा ने सेनापति को बंदी बना लिया। इस आंतरिक असंतुलन से राज्य कमजोर हुआ। इसी समय संग्राम सेनापति ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने मालवगढ़ की सेनाओं को गांवों के बाहर गुप्त रूप से तैनात किया, जिससे जनता को विश्वास मिला और वे विरोध में खड़े हो गए। एक रात कालधरा के महलों में आग लग गई। यह आग असली नहीं थी, बल्कि ताराचंद के बनाए धुएं वाले उपकरणों की युक्ति थी। इससे अराजकता फैली और कालधरा की सेना पूरी तरह भ्रमित हो गई। राजा विक्रम ने कालधरा के दरबार को एक शांति प्रस्ताव भेजा। हम युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तुम्हारा राज्य स्वयं अपनी जनता से प्रेम करना सीखे। कालधरा के राजा ने हार मान ली और पहली बार किसी राज्य ने युद्ध से नहीं, बुद्धि और नीति से एक शक्तिशाली राज्य को बदल डाला। अब बुद्धिमंडल प्रसिद्ध हो चुका था। देश भर से राजदूत और दूत बुद्धिमंडल के ज्ञान लेने आने लगे। मालवगढ़ एक ऐसा केंद्र बन गया था जहां युद्ध नहीं, रणनीति सिखाई जाती थी। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता। एक नई चुनौती आई। इस बार दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। राज्य में धीरे धीरे अनाज कम होने लगा, कुएं सूखने लगे, पशु बीमार पड़ने लगे, व्यापारी माल लेकर नहीं आ रहे थे, और सबसे अजीब बात, हर सप्ताह किसी एक गांव में आग लग जाती थी। राजा विक्रम को समझ में आ गया कि यह प्राकृतिक नहीं, कोई छुपा हुआ षड्यंत्र है। राजमाता गौरी ने सुझाव दिया, इस बार तुम्हें लड़ाई की नहीं, एक परछाई की तह तक जाना होगा। राजा ने एक विशेष इकाई बनाई, छाया दल, जिसमें केवल 4 लोग थे। 1 वीरा, जो किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। 2 गोविंद, जो संकेतों की कविता लिखकर रहस्य खोल सकता था। 3 ताराचंद, जो यंत्र और उपकरणों का उस्ताद था। 4 चंद्रा, एक नवयुवती जो पशु पक्षियों की भाषा समझ सकती थी। इस छाया दल ने पूरे राज्य में भ्रमण करना शुरू किया। गुप्त रूप से गांवों में रातें बिताईं, पुराने मंदिरों की खुदाई की, जल स्रोतों की छानबीन की, और एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर हुआ। राज्य के नीचे सुरंगों का एक जाल था जो किसी पुराने राजा के समय खुदा गया था। अब इन सुरंगों का उपयोग शून्य दल नाम की एक गुप्त समाज कर रहा था। ये ऐसे लोग थे जो सभी राजाओं के शासन के विरोधी थे। उनका लक्ष्य था सभी राज्यों को अराजक बना देना। राजा विक्रम को यह जानकर आघात पहुंचा कि यह संगठन मालवगढ़ की नींव हिला सकता है, पर उन्होंने भय नहीं, युक्ति को अपनाया। वीरा ने एक शून्य दल के सदस्य का रूप लिया और उनके गुप्त अड्डे में पहुंची। वहां उसे पता चला कि वे लोग एक ही रात में 5 बड़े जल स्रोतों को जहर से प्रदूषित करने वाले हैं। राजा विक्रम ने आदेश दिया, उन्हें शस्त्र से नहीं, जाल से पकड़ो। ताराचंद ने सुरंगों में ध्वनि रोधी यंत्र लगाए। गोविंद ने उनकी भाषा की नकल करते हुए संकेत बनाकर उन्हें भ्रमित किया, और चंद्रा ने वहां के पक्षियों के जरिए उनके मूवमेंट्स का संकेत पहले ही भेज दिया। रात आई और शून्य दल के लोग जहर लेकर निकले, लेकिन उन्हें हर मोड़ पर ऐसे फंसाया गया कि वे स्वयं अपने रास्तों में भटक गए। सभी एक एक कर पकड़े गए। राजा विक्रम ने उनका न्याय खुले दरबार में नहीं किया। उन्होंने उन्हें आश्रमों में भेजा, जहां शिक्षा दी गई, नीति सिखाई गई और जीवन के अर्थ समझाए गए। कुछ वर्षों बाद वही लोग बुद्धिमंडल के शिक्षक बन गए, और इस तरह मालवगढ़ न केवल युद्धों का विजेता, बल्कि नीति, युक्ति और मानवता का ध्वजवाहक बना। राजा विक्रम की चतुर सेना को आज भी याद किया जाता है, जिनकी तलवारें बहुत कम चलीं, पर उनका विवेक सदा विजयी हुआ। कहानी समाप्त।